नमस्ते। आज हम एक ऐसे मामले की गहरी छानबीन करने जा रहे हैं जिसने भारत में विदेशी निवेश के नियमों को शायद हमेशा के लिए बदल दिया है। एक ऐसा फैसला जिसने खरबों रुपए के निवेश पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मॉरिशस की एक कंपनी है टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल, उसे फ्लिपकार्ट में अपनी हिस्सेदारी बेचने से जो करीब 1.6 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ, उस पर अब भारत में टैक्स देना होगा। और ये सिर्फ एक कंपनी या एक डील की बात नहीं है। ये कहानी है टैक्स संधियों की, शेल कंपनियों की और भारत की बदलती आर्थिक नीति की। सही कहा। आज हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि इस एक फैसले का भारत के खजाने पर, विदेशी निवेशकों पर और भविष्य के सौदों पर क्या असर पड़ेगा। के रास्ते भारत आती है और फिर सुप्रीम कोर्ट में खत्म होती है। आखिर हुआ क्या था? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये मामला भारत की टैक्स वसूलने की शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संधियों की सीमाओं के बीच एक बड़ी बहस को सामने लाता है। ये दिखाता है कि नियम अब बदल रहे हैं। तो सबसे पहले इस कहानी के मुख्य खिलाड़ियों को समझ लेते हैं। एक तरफ है टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट। ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म है। हाँ, ये वो बड़े खिलाड़ी हैं जो दुनिया भर के स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। और इन्होंने क्या किया कि मॉरिशस में अपनी कुछ कंपनियां बनाई, टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल 2, 3 और 4। 2011 से 2015 के बीच इन्हीं मॉरिशस वाली कंपनियों ने भारतीय स्टार्टअप फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी खरीदी। और फिर 2018 में जब वो बड़ी डील हुई, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा, तब टाइगर ग्लोबल ने अपनी हिस्सेदारी 1.6 अरब डॉलर में बेच दी। यहाँ सवाल उठता है कि निवेश तो अमेरिका से आ रहा था, तो कंपनी मॉरिशस में क्यों बनाई गई? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब छिपा है 1983 की एक संधि में, भारत मॉरिशस टैक्स संधि। इस संधि के तहत अगर मॉरिशस में रजिस्टर्ड कोई कंपनी भारत में किसी संपत्ति को बेचकर मुनाफा कमाती है, तो उसे भारत में कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता था। बिल्कुल, ये एक बहुत बहुत बड़ा फायदा था। अच्छा, तो मतलब मॉरिशस में कंपनी बनाओ, भारत में निवेश करो, अरबों कमाओ और टैक्स के नाम पर कुछ भी नहीं। वाह। और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। टाइगर ग्लोबल ने भारतीय टैक्स अधिकारियों से कहा कि भाई हमें ये 1.6 अरब डॉलर बिना टैक्स काटे दिए जाएं, क्योंकि हम तो संधि के तहत आते हैं। लेकिन अधिकारियों ने मना कर दिया। उन्होंने मुनाफे पर 10% टैक्स लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है कहानी में। वो मोड़ था 2016 में। भारत सरकार को ये समझ आ गया था कि इस संधि का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्होंने संधि में संशोधन कर दिया ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके। तो नए नियम भविष्य के निवेशों पर तो लागू होने थे, लेकिन पुराने निवेशों का क्या? पुराने निवेशों को छूट दी गई थी, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि वो निवेश आर्थिक कारणों से किए गए हों, न कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। और भारतीय अधिकारियों का तर्क ठीक यही था कि मॉरिशस की ये कंपनियां सिर्फ एक जरिया या मुखौटा थीं। बिल्कुल, असली कंट्रोल और मालिकाना हक तो अमेरिका की पेरेंट कंपनी के पास था। उनका मानना था कि मॉरिशस का रास्ता सिर्फ और सिर्फ संधि का फायदा उठाने के लिए चुना गया था। और फिर ये मामला अदालतों में चला गया। हाँ, 2020 में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स ने टैक्स अधिकारियों के पक्ष में फैसला दिया। लेकिन 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और कहा कि टाइगर ग्लोबल के पुराने निवेश संधि के तहत सुरक्षित हैं। और अब आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए टैक्स अधिकारियों के हक में फैसला सुनाया है। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या मुख्य बातें कहीं? सबसे पहले उस टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट या टीआरसी की बात करते हैं। टाइगर ग्लोबल के पास तो ये सर्टिफिकेट था, फिर भी बात क्यों नहीं बनी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, सालों तक ये माना जाता था कि अगर आपके पास टीआरसी है तो आप सुरक्षित हैं। वो एक तरह का गोल्डन टिकट था। हाँ, कि ये सर्टिफिकेट दिखाओ और बस। और टैक्स अधिकारी आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ टीआरसी होना ही काफी नहीं है। अच्छा। ये टैक्स अधिकारियों को ये जांच करने से नहीं रोक सकता कि कहीं ये कंपनी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए बनाया गया एक ढांचा या एक शेल कंपनी तो नहीं है। मतलब कानूनी दस्तावेज से ज्यादा महत्वपूर्ण उस कंपनी का वास्तविक उद्देश्य है। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ कागज नहीं देखेंगे, हम कागज के पीछे की नीयत देखेंगे। ठीक है। और उस तर्क का क्या हुआ कि ये निवेश तो पुराने थे और उन्हें ग्रैंडफादरिंग यानी पुराने नियमों के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए थी? यहाँ कोर्ट ने एक बहुत कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने इस पूरे लेन देन को अस्वीकार्य टैक्स बचाव व्यवस्था कहा।
इम्परमिसिबल टैक्स अवॉइडेंस अरेंजमेंट। ये तो काफी भारी शब्द हैं। हाँ, इसका मतलब है एक ऐसा ढांचा जो मुख्य रूप से टैक्स बचाने के लिए बनाया गया हो और उसका कोई वास्तविक व्यावसायिक उद्देश्य ना हो। मतलब एक तरह का नाजायज जुगाड़। सीधी भाषा में हाँ। कोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यवस्था इस श्रेणी में आ जाती है तो उसे किसी भी संधि या ग्रैंडफादरिंग क्लॉज का संरक्षण नहीं मिल सकता। तो कोर्ट का तर्क ये था कि ग्रैंडफादरिंग का मतलब ईमानदार पुराने निवेशों को बचाना है, न कि ऐसे ढांचों को जो बनाए ही संधि का मजाक उड़ाने के लिए गए थे। एकदम सही। जब बुनियाद ही गलत हो तो उसे पुरानी होने की वजह से सुरक्षा नहीं मिल सकती। तो फिर टैक्स कब से लगेगा, इस पर क्या स्पष्टता दी गई? कोर्ट ने कहा कि 1 अप्रैल 2017 के बाद हुए किसी भी हिस्सेदारी ट्रांसफर से होने वाले कैपिटल गेन्स पर भारत में टैक्स लगेगा। 1 अप्रैल 2017 ही क्यों? ये तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन से संशोधित भारत मॉरिशस संधि और भारत के जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स यानी GAR लागू हुए थे। GAR? हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली कानून है जो टैक्स अधिकारियों को किसी भी ऐसे सौदे को रद्द करने का अधिकार देता है जो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए किया गया हो। तो अब इस सब का मतलब क्या है भारत के लिए और विदेशी निवेशकों के लिए? सबसे पहले पैसों की बात करते हैं। आंकड़े बहुत बड़े हैं। सिर्फ इस एक केस से भारत सरकार को लगभग 14,500 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। 14,500 करोड़? जी, और सरकार से जुड़े सूत्रों का मानना है कि अब इसी तरह के दूसरे मामलों की भी जांच होगी, जिससे 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हो सकती है। ये तो देश के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जो विशेषज्ञ लेख में अपनी राय दे रहे हैं वे कुछ चिंताएं भी जता रहे हैं। हाँ, यहाँ 2 अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। क्या कह रहे हैं वो? एक तरफ अमित माहेश्वरी जैसे एक्सपर्ट्स हैं। उनका कहना है कि ये फैसला भारत को वैश्विक एंटी टैक्स अब्यूज मानकों के बराबर लाता है और अब सिर्फ सर्टिफिकेट दिखाकर टैक्स बचाने का जमाना खत्म हो गया है। मतलब ये एक पॉजिटिव कदम है उनके हिसाब से। हाँ। लेकिन दूसरे तरफ संदीप झुंझुनवाला का मानना है कि इससे विदेशी निवेश की भावना पर असर पड़ सकता है और भविष्य के सौदों के स्ट्रक्चर बदल जाएंगे। ये भी एक वाजिब चिंता है। बिल्कुल। और विनोद जोसेफ ने एक और दिलचस्प बात कही है। क्या? कि अब मॉरिशस और सिंगापुर के रास्ते हुए पुराने सौदों की भी जांच बढ़ सकती है और निवेशक अब गिफ्ट सिटी जैसे सब्सटेंस बेस्ड ढांचों की ओर जा सकते हैं। सब्सटेंस बेस्ड मतलब जहां आपकी सिर्फ कागजी मौजूदगी न हो बल्कि एक वास्तविक व्यावसायिक उपस्थिति हो, असली ऑफिस, असली कर्मचारी। अच्छा। और एक और एक्सपर्ट हैं शेरी गोयल, उन्होंने इसकी टाइमिंग पर ध्यान दिलाया है। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। ये फैसला बजट से ठीक पहले आया है, जब उम्मीद की जा रही थी कि सरकार विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए कुछ टैक्स राहत दे सकती है, लेकिन इस फैसले ने एक सख्त संदेश दिया है। तो एक तरफ भारत के लिए ज्यादा टैक्स राजस्व है और दूसरी तरफ उन विदेशी निवेशकों के लिए चिंता जो ऐसे रास्तों का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल, ये एक तरह से एक पुरानी व्यवस्था का अंत है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी कंपनी का कानूनी रूप कैसा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उसका वास्तविक व्यावसायिक उद्देश्य क्या है। हाँ, वो जो ट्रीटी शॉपिंग वाली बात थी, मतलब सिर्फ संधि का लाभ उठाने के लिए मॉरिशस जैसे देशों के जरिए निवेश करने का दौर अब मुश्किल होता जा रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो क्या ये किसी ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है? बिल्कुल है। दुनिया भर के देश टैक्स चोरी और मुनाफे को कम टैक्स वाली जगहों पर शिफ्ट करने के खिलाफ सख्त हो रही हैं। OECD जैसी संस्थाएं सालों से इस पर काम कर रही हैं। ये फैसला दिखाता है कि भारत भी इस मामले में बहुत गंभीर है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकते हैं। स्रोत में गिफ्ट सिटी जैसे सब्सटेंस बेस्ड स्ट्रक्चर्स का जिक्र है, तो सोचने वाली बात यह है, इस फैसले के बाद क्या भारत के अपने वित्तीय केंद्र जैसे कि गिफ्ट सिटी वो विदेशी निवेश के लिए मॉरिशस जैसे देशों का स्थान ले पाएंगे? हाँ, क्या वे निवेशकों को एक ऐसा रास्ता दे पाएंगे जो न केवल टैक्स के लिहाज से फायदेमंद हो बल्कि नियमों के हिसाब से भी पूरी तरह मजबूत हो? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा दाव है और इसका नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।